हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है पॉलिटिका। हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हम 10 इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी 2024। हम डिस्कस करेंगे कि जो ऐसी कौन सी 10 थीम्स हैं जिसमें से आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं या पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी के लिए, सो दैट आपकी रिवीजन इजी हो जाए। ठीक है जी। सो लेट स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट थीम है या फर्स्ट टॉपिक है वो हमारी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता कैसे है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी की एक टेंडेंसी रही है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो पूछता है कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। सेकंड, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप कंपेयर करो इंडिया के सिस्टम को यूके के सिस्टम के साथ या यूएस के सिस्टम के साथ। थर्ड, वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो इंडिया में हमारे प्रोविजंस हैं वो कौन से कंट्रीज से इंस्पायर्ड हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको वो ये पूछ लेते हैं कि आपको एक लिस्ट देंगे और कहेंगे कि ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये कंट्रीज के नेम है, आपने मैच द फॉलोइंग करना है। तो अगर हम यूपीएससी की टेंडेंसी देखें तो इन लास्ट 10 years देयर हैव बीन 10 और 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आस्क यू क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिवाइज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 या 4 चीजें आपने इंपॉर्टेंट देखनी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज क्या है, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी है, वो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। थर्ड, आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो यूएस का सिस्टम है वो क्या था या कंपेयर करो। फोर्थ, वो पूछ सकते हैं कि यूएसए की सॉरी यूके के सिस्टम के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा इंडिया के सिस्टम को। और लास्ट को क्या पूछ सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं कि जो इंडिया के प्रोविजंस हैं इंडिया ने कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं या कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है, और आपने उसका टेबल या मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये हमारी पहली थीम है जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है जो आपकी यूपीएससी में दे कैन आस्क। हम सेकंड थीम की बात करें वो हमारी है फंडामेंटल राइट्स। वो हमारी है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की टेंडेंसी क्या रही है? पहले तो हम ऐसे 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन हर बार आता है। पहला आपका आर्टिकल है जी आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी। दूसरा आपका है आर्टिकल नंबर 19 जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और थर्ड आपका है आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यूपीएससी की टेंडेंसी क्या है कि वो इन तीनों क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं और इसको किसके साथ वो जोड़ते हैं? वो इस कॉन्सेप्ट को लिबर्टी के साथ जोड़ देते हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को लिबर्टी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये 3 फेवरेट आर्टिकल्स हैं यूपीएससी के, 14, 19 एंड 21। अलॉन्ग विद दिस जो हमने अब टेंडेंसी देखी है, हमने करंट इवेंट्स देखे हैं, तो आर्टिकल 20, 22 भी उनका फेवरेट बनता जा रहा है। या वो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो डबल जेपटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर हम इसी के साथ देखें कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में भी इलेक्शन होने हैं, तो हिंदू मुस्लिम का आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हाईलाइटेड है, तो वो रिलीजन के ऊपर, राइट टू रिलीजन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू रिलीजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर लास्ट बात करें कि इस थीम में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट आपको बनता है आर्टिकल 32 जिसको बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? रिट ज्यूरिसडिक्शन। और यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेती है, आपको लिस्ट दे सकती है रिट की, आपको पूछ सकती है कि इस रिट का क्या मतलब है, इस रिट को आपने मैच द फॉलोइंग करना है, या ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपका क्या बनता है? वो आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन बनता है। तो फंडामेंटल राइट्स में 5 या 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 20, 22 एंड आर्टिकल 32 अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसके ऊपर से टेंडेंसी है यूपीएससी क्वेश्चंस पूछने की, और यूपीएससी इसके ऊपर टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस पूछता जा रहा है। हम थर्ड थीम की बात करें, थर्ड थीम हमारी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन देती है किसको? स्टेट को, कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए, तो आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें से कौन से आर्टिकल्स हैं। इसमें आपको एक आर्टिकल 40 दे आस्क, फिर आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपको आर्टिकल 44 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपका आर्टिकल 51 है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, फिर आपका एक आर्टिकल है कि जो आपको क्या कहते हैं
राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। राइट टू फ्री लीगल एड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीपीएसपी जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल इसमें कहां से आते हैं, 36 से 51 तक। तो इसमें आपको किन 4-5 चीजों, कौन सी हाईलाइटेड चीजें हैं वो है आपकी, एक तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक आपका राइट टू फ्री लीगल एड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पिलर्स बोल सकते हैं हम डीपीएसपी में से, जहां से क्वेश्चन आपको टाइम एंड अगेन पूछा गया है। फिर हम फोर्थ थीम की बात करते हैं। हमारी फोर्थ थीम हमारी है, अगर हम फोर्थ थीम की बात करें तो फोर्थ थीम आपकी है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको बोलते हैं पार्ट 4 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ओरिजिनली कितनी थी, कौन सी कमेटी ने इसको रेकमेंड किया है, और ड्यूटी हमें क्या कहती है या क्या बताना चाहती है। दे कैन गिव यू अ लिस्ट एंड दे कैन आस्क यू कि आइडेंटिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज, कि कौन सी ड्यूटीज हैं, किसने हमें दी थी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये आई थी, और ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज थी और अब कितनी ड्यूटीज हैं। तो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। हम फिफ्थ थीम की बात करें, फिफ्थ थीम इज लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में आपने दो चीजें ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेचर में दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस इन अ डबल फॉर्मेट। डबल फॉर्मेट कैसे आप कंपैरिजन दे सकते हैं कि एक आपको यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर में दे कैन आस्क यू अबाउट यूनियन गवर्नमेंट। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, सो वी हैव 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला आपका हाउस है लोकसभा, दूसरा आपका हाउस है राज्यसभा। लोकसभा के आपको पता है कि जैसे इलेक्शंस होने हैं, अभी फेज 7 इलेक्शंस होने हैं इन पंजाब फ्रॉम 1 जून, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो इट इज अ वेरी हाईली प्रोबेबल टॉपिक या हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम लोकसभा। अब लोकसभा में वो क्वेश्चंस कौन से पैरामीटर से, कौन से प्लेटफॉर्म से पूछेंगे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आपका स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर, तीसरा आपका है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ आपका है बिल्स, फिफ्थ आपका है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और अगर सिक्स्थ बात करें, इसके बाद सिक्स्थ आपको आता है मिसलेनियस। तो वी हैव 5 या 6 थिंग्स फ्रॉम लोकसभा जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क यू फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, पीएम कौन होता है, कौन से आर्टिकल्स इनको सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इनके पास पावर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोजीशन कैसे मिलती है, इनके पास क्या क्या पावर है, और ये लोगों को कैसे फैसिलिटेट करते हैं कहां पे, लोकसभा में। थर्ड दे कैन आस्क यू अबाउट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा के बारे में पूछेंगे आपको कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स कहां से डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, कहां से नॉमिनेटेड हैं। 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, बाकी डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। यूटी से कितने मेंबर्स हैं, स्टेट से कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, इनकी पावर्स क्या क्या हैं। फिर आपको पूछेंगे बिल्स, कि अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा की पावर क्या है, मेंबर्स उसके ऊपर कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे वोटिंग होगी, कौन सी मेजोरिटी चाहिए, और वो बिल सेकंड हाउस में कैसे ट्रांसफर करेगा। लास्ट में पूछेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, क्या क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास पावर्स होती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और लास्ट है मिसलेनियस, कि जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है उसके बारे में भी देखें आस्क यू एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, या लोकसभा की फंक्शनिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि लोकसभा में जो सेशंस होते हैं, या लोकसभा में जो आज जैसे हम कहते हैं कि 0 आर है, हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट आर है, तो दे कैन आस्क यू अबाउट द सेशंस। तो लोकसभा इज अ हाईली प्रोबेबल टॉपिक कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट और एक और चीज के ऊपर वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू कि लोकसभा में जब एक लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा आती है तो उसके बीच में जो लोकसभा है वो कैसे काम करती है, या लोकसभा में बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो वन इज इन लेजिस्लेचर वी हैव लोकसभा, सेकंड वी हैव राज्यसभा। तो एज कंपेयर टू लोकसभा, तो ऐसी राज्यसभा में भी देखें क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, उसे पूछेंगे चेयरमैन कौन है, डिप्यूटी चेयरमैन कौन है। सेकंड दे कैन आस्क यू अबाउट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। थर्ड दे कैन आस्क यू अबाउट द बिल्स, कि अगर राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा के पास क्या पावर है। फोर्थ दे कैन आस्क यू अबाउट द लीडर्स इन द हाउस ऑफ राज्यसभा, कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कहां से आता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट को मेंबर होना है, पड़ता है, मतलब प्रायोरिटी होती है कि ही हैज टू बी और शी हैज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, या वो इंडिविजुअली आ सकते हैं। फिर दे कैन आस्क यू कि राज्यसभा और लोकसभा की जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, सो दे विल आस्क यू कि ऐसी कौन सी पावर ज्यादा है लोकसभा के पास एज कंपेयर टू राज्यसभा, या ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो राज्यसभा के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू लोकसभा।
तो फ्रॉम द लेजिस्लेचर पार्ट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑफ दीस टाइप फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, और इन्होंने पूछे भी हैं, ट्रस्ट मी, इन अराउंड last 10 to 12 years every year there has been minimum 1 maximum 2 or 3 questions from this concept. तो जैसे यूनियन की हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट में भी हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, एक हाउस का नाम हमारा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं विधानसभा, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद। हमारे पास 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स में से वी हैव 22 स्टेट्स जहां पे हमारे पास सिंगल हाउस है, एंड वी हैव 6 स्टेट्स जहां पे हमारे पास डबल हाउस है, दो हाउसेज हैं या डबल लेजिस्लेचर है, जिसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो जैसे हमने लोकसभा में देखा कि हमारे पास एक स्पीकर होता है, डिप्यूटी स्पीकर होता है, हमारे पास आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लोकसभा में पीएम होते हैं। तो ऐसा ही एक कंपैरिजन, एक मॉडल कहां पे होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। वहां पे हमारे पास क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस सीएम, क्योंकि स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, सीएम। सेकंड वहां पे क्या आएगा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हम वहां पे क्या बोलते हैं, एमएलए, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक ये कंपैरिजन। फिर बिल्स की बात करेंगे तो वहां पे भी बिल का मैकेनिज्म है, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो वहां पे ओरिजिनेट होते हैं, वो वहां पे डिस्कस होते हैं। फिर वहां पे बात करेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है उस हाउस में। तो जैसा हमारे पास एक बड़ा सेटअप है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द पीएम, और इनके ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, तो हमारे पास वहां पे क्या है, हमारे पास वैसा ही सेटअप है, सीएम इंक्लूडिंग द गवर्नर, कहां पे, स्टेट के अंदर, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द स्टेट या सिंगल हाउस ऑफ द स्टेट, क्योंकि लोकसभा को हमने क्या टैग दिया, लोअर हाउस ऑफ द यूनियन। तो ऐसे वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो अपर हाउस है स्टेट का। जैसे हमारे पास यहाँ पे चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा में, द सेम मैकेनिज्म वी हैव देयर फॉर चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेम जो एक ब्रॉडर या बड़ा सिस्टम हम यूनियन गवर्नमेंट के लिए फॉलो करते हैं पार्लियामेंट में, वैसा ही एक स्मॉल या मिनिएचर सिस्टम कहां पे फॉलो होता है, स्टेट में। तो लेजिस्लेचर से आपको उसके इनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी थीम है, दैट इज द सिक्स्थ थीम, वो हमारी है एग्जीक्यूटिव। अगर हम सिक्स्थ थीम की बात करें तो हमारी है सिक्स्थ थीम एग्जीक्यूटिव। तो आपने दोस्तों कई बार सुना होगा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार कोई काम नहीं करती या गवर्नमेंट हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करती। तो ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। तो ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो भी लेजिस्लेचर है, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो है, कोई मिनिस्ट्री है, वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। तो हम यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव में क्या देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता है हर बार, ये प्रोबेबिलिटी है, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। वो पहले पूछेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं, इनके सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इनके पास पावर्स क्या क्या है, कि कौन सी पावर्स ये कैरी करते हैं। थर्ड ये है कि इनके पावर का एक्सरसाइज का मैकेनिज्म क्या है। फोर्थ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कंट्री में इमरजेंसी लगानी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। तो वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं रोल प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के। तो इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के बारे में पूछा जाएगा। और साथ में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स, इनको क्या क्या प्रोविजंस मिलते हैं ऑन हैंडलिंग द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जैसे प्रेसिडेंट एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, सो वी हैव अनदर एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल को क्या बोलते हैं, गवर्नर। तो गवर्नर में भी दे विल आस्क द सेम थिंग्स, दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नर। इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, क्या क्या प्रोविजंस है इनके पास। और साथ में एडिशनली वो आपसे क्या पूछ लेंगे, वो बोलेंगे कि आपने कंपेयर करना है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर को, किसके पास कौन सी पावर है और किसके पास कौन सी पावर नहीं है। तो ये टेबल ऑफ कंपैरिजन जो पावर्स का है, दे आस्क यू एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको वो पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव में पूछ लेते हैं। ठीक है। सेकंड आपको एग्जीक्यूटिव में क्या पूछेंगे, सेकंड आपको पूछेंगे एग्जीक्यूटिव में पीएम एंड सीएम। They will ask you PM and CM, that is Prime Minister and Chief Minister। तो जो एक काम प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे करता है, नेशन के लेवल पे करता है, वैसा ही काम या उसके जैसा काम सीएम एक स्टेट के लेवल पे करता है। तो दे विल आस्क यू द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पीएम, द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सीएम एंड द कंपैरिजन बिटवीन देयर पावर्स, कि पीएम के पास कितनी पावर है, सीएम के पास कितनी पावर है, कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन कौन सी कमेटी का मेंबर है। तो ओवरऑल वो आपको पीएम और सीएम के ऑफिस के बारे में पूछ लेते हैं।
थर्ड दे कैन आस्क यू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में आपके क्या आएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरीज, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं। तो दे कैन आस्क यू कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, उसको कैसे वो पोजीशन मिलती है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और वो कैसे हेल्पफुल है किसको रनिंग द ओवरऑल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो 6th थीम में हमने क्या देखा, एग्जीक्यूटिव के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव के बारे में वो आपको पूछ लेते हैं। हम 7th थीम की बात करें, इट इज जुडिशरी। द 7th थीम इज योर जुडिशरी। अब जुडिशरी आपके 3 लेवल्स पे है। अगर हम तीनों लेवल्स की बात करें, आपका फर्स्ट लेवल है आपकी यूनियन जुडिशरी, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। दूसरी आपकी है स्टेट की जुडिशरी, दैट इज योर हाई कोर्ट। और थर्ड आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कहाँ से आते हैं, कितने जजेस हैं, कोलेजियम सिस्टम क्या है, एनजैक क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, और क्या क्या जुडिशरी कर सकती है एट द यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल। तो आपको पूछेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं। अगर कोई हाई कोर्ट ने कोई चीज को मना की है तो क्या हम उसको अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर कर सकते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। तो दे विल आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यूनियन जुडिशरी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जजेस कैसे अपॉइंट होकर आएंगे, अगर जजेस काम नहीं करते तो हमारे पास सिस्टम क्या है, रूस्टर सिस्टम क्या है, बेंच सिस्टम क्या है, कि एक बेंच में कितने जजेस होते हैं, इनका क्या रेशियो है, सबसे बड़ा बेंच कौन से केस में आया था, कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है जुडिशरी की। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके रिगार्डिंग वो ईच एंड एवरीथिंग दे कैन आस्क यू। इट इज अ शॉर्ट टॉपिक बट यू हैव टू रिवाइज द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा अगर सेकंड बात करें, दैट इज द हाई कोर्ट। फिर दे कैन आस्क यू व्हाट इज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हमारे पास, अराउंड वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं। जो आपके आइलैंड स्टेट्स हैं, लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, उनके साथ कौन से हाई कोर्ट की टेरिटरी लगती है या वो कौन से हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंडर आती है। फिर वो पूछते हैं कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट में, क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, उन जजेस को ट्रांसफर करेगा कौन, हु हैज द पावर टू ट्रांसफर द जजेस। जजेस के पास इंडिविजुअली क्या क्या पावर है व्हेन दे आर क्या कहते हैं, व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ द जज या व्हेन दे आर प्रोनाउंसिंग देयर जजमेंट्स। तो वो सारी चीजें आपको पूछेंगे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग इन द स्टेट जुडिशरी। थर्ड आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपसे क्या पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होते हैं और सेशन कोर्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स के लिए, ये यहाँ पे जजेस कहाँ से आते हैं, कौन क्रिमिनल केस हैंडल करेगा, कौन आपका सिविल केस हैंडल करेगा, और इसकी अपील कहाँ पे जाएगी। आपने जुडिशरी में एक और चीज का ध्यान रखना है, वो आपसे एक या दो चीजें और पूछ सकते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, कि और पीआईएल क्या होती है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर बात करें तो वो क्या होती है। तो ये दो टॉपिक्स भी दे कैन आस्क यू इन द 7th थीम, दैट इज योर जुडिशरी। हम 8th थीम की बात करें, if we will talk about the 8th theme आपकी है सेंटर स्टेट रिलेशंस। एट थीम इज योर सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे पास 3 तरह के रिलेशन है सेंटर और स्टेट के। पहला है हमारा फाइनेंशियल, दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव, तीसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इन दीज 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज दे कैन आस्क यू कि फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, कौन टैक्सेस इकट्ठे करेगा, कौन किसको टैक्सेस देगा, अगर रिक्वायरमेंट है कौन किसको हेल्प करेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है, और सेंटर स्टेट को कैसे हेल्प करेगा। इसमें वो एक और स्टेप आगे जा सकते हैं, दे कैन आस्क यू अबाउट द फेडरलिज्म मॉडल। हम सबको पता है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। डिवीजन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग होता है, वो स्टेट्स को अपनी पावर देता है, अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, डिसेंट्रलाइज करता है, और अपनी पावर्स किसको देता है, स्टेट को, या स्टेट के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे भी वही सेम काम है कि फाइनेंशियल रिलेशन में क्या है कि सेंटर पैसा कैसे देता है स्टेट को, जिस स्टेट को ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो उसको कैसे पैसा देगा, जिसको कम रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेगा। सेकंड है लेजिस्लेटिव रिलेशन, कि ऐसे कौन से लिस्ट हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, तीसरे का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तो दे कैन आस्क यू अबाउट द लिस्ट कि यूनियन लिस्ट में के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा। अगर तीनों में कोई क्लैशेस होते हैं तो कौन सी लिस्ट किसके ऊपर प्रिवेल करेगी। तो दे कैन आस्क यू अबाउट द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट एंड देयर हार्मोनियस रिलेशनशिप। थर्ड दे कैन आस्क यू अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव
रिलेशंस की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, सेंटर कैसे स्टेट को कंट्रोल करेगा और स्टेट कैसे सेंटर को हेल्प करेगा पूरी कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए या इन कंप्लायंस ऑफ द लॉज या रूल्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ द सेंटर। तो वहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ कैसे होगा, सेंटर और स्टेट आपस में कैसे काम करेंगे। तो ये आपकी है 8th थीम। 9th थीम की बात करें, 9th थीम की अगर बात करें हम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लास्ट 4-5 years में वी हैव सीन कि दिस थीम हैज बीन हाईलाइटेड मोर बिकॉज स्टेट या आपका जो यूपीएससी है, दे आस्क यू वन और मोर देन वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कि हमारी कंट्री में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इनके अंदर प्रोविजंस क्या हैं, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कहां से आते हैं। तो ये 4 या 5 कॉमन एजेंडाज या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से आती हैं। कि एक तो इनका है ईयर ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा आपसे पूछेंगे मेंबरशिप, फिर तीसरा आपसे पूछेंगे फंक्शंस, फोर्थ आपसे पूछ लेंगे पावर्स, और फिर पूछ लेंगे कि ये इसका ओवरऑल काम क्या है, ये कैसे फैसिलिटेट करती है हमारे पूरी कंट्री को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है, एक है स्टैट्यूटरी बॉडीज जो बाय लॉ बनी है। तो इट इज अ हाईलाइटेड थीम कि यूपीएससी ओवर एंड अगेन एक ना एक मिनिमम एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है इस बॉडी से। और लास्ट आपका है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट एक्ट्स। इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट्स, आपने अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 1773 में फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1947 का लास्ट एक्ट है जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है। तो 1773 से 1947 तक जितने भी एक्ट्स हैं उसको आपने रिवाइज करना है। आपने ओवरऑल 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना उसको, आपके ना माइंड में ब्रॉड कैटेगरीज क्या कहते हैं फ्लो डाउन हो जाएंगी या वो सेट हो जाएंगी कि किस एक्ट से क्या पूछा है। तो इट इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी कि वो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट में से पूछ लेता है कि 1919 के एक्ट में क्या प्रोविजन था, 1909 के एक्ट में क्या प्रोविजन था, 1935 का एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसमें क्या प्रोविजन था, 1947 में हमने क्या चीजें कैरी फॉरवर्ड की हैं, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या प्रोविजन था, 1892 में क्या प्रोविजन थे। तो जो ये एक्ट्स हैं इसमें 3 या 4 या 5 पॉइंट्स है मैक्सिमम किसके लिए फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इसको रिवाइज करना है एंड यू हैव टू सी कि आपने कोई भी 10 में से कोई भी थीम मिस नहीं करनी है बिफोर रिविजन, बिकॉज इट विल कॉन्स्टिट्यूट एक कि आपका जो मेजर पार्ट है पॉलिटी का वो पूछा गया और सेकंड है कि आपको एक स्ट्रीमलाइन मिल जाएगा कि ये चीज हमने रिवाइज करनी है। हम इसको लाइन वाइज दोबारा लिखते हैं सो दैट आप इसको नोट डाउन करो एंड यू हैव टू सी कि 10 में से 10 की 10 थीम्स हमने रिवाइज करनी है कि हमने कोई भी थीम मिस नहीं करनी है। सो आई विल गिव यू अ लिस्ट 1 2 3 4 इन अ thoughtful manner and you have to note it down कि आपने रिवाइज करनी है बिफोर द पेपर। अगर पहले की बात करें, पहला आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका है जी फंडामेंटल राइट्स, थर्ड इज योर डीपीएसपीज, फोर्थ आपकी है जी फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ आपका है लेजिस्लेचर, सिक्स्थ आपका है जी एग्जीक्यूटिव, सेवंथ इज योर जुडिशरी, एट्थ आपका है सेंटर स्टेट रिलेशंस, नाइन्थ आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, टेंथ आपके इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट्स। तो ये 10 मेजर ब्रॉडर थीम्स हैं जो हमने बिफोर आवर प्रीलिम्स 2024 हमने रिवाइज करनी है एंड वी हैव टू सी कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो यहीं पे स्टक डाउन हो जाएंगे इन थीम्स के अंदर और हमें एक रिवीजन के अंदर क्या मिल जाएगा, कैटलिस्ट मिल जाएगा और हम अपने जो प्रेपरेशन है उसको और अच्छी तरह कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको माइक्रो टॉपिक्स देंगे, वी विल गिव यू 20 माइक्रो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन रिपीटेड है और आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच।